हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइम रेयान और स्वागत करते हैं एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में जैसे अपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया हुआ, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि ओबीसी का भी जो रिसेंटली इशू चला है, जो वो कैटेगरी चेंज हुए, जो ऐसे हुआ वैसे हुआ, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, डब्ल्यूबीएमसीसी का क्या हुआ और अचानक से बीच का काउंसलिंग में चेंज हुआ। तो बहुत लोग मेरे को टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या आप टेक है आपका, क्या मतलब आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो मेरा तो थ्योरी एग्जाम चल रहा था, उसकी वजह से मैं बिजी था। एनीवेज, और ये वीडियो आई नो थोड़ा सा आज मतलब सुबह आने वाला था, बट कल हमारे हॉस्टल में एक जन का बर्थडे था, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन में कल बना नहीं पाया और पता नहीं छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रहे थे उसके वजह से। तो फाइनल अभी एकदम मस्त बनाना आते हैं, तो सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ चीज़ बेसिक समझना, ठीक है? हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे कि क्या कैसे होता है। यहाँ पर देखो, ओबीसी ए स्टूडेंट्स, ये वीडियो ना रिस्ट्रिक्टेड है ओबीसी ए और ओबीसी बी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? और बाकी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये हर कास्ट को देख सकते हो। मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएसबी हो, एससी एसटी हो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे क्या एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो अब देखो, ओबीसी ए के टोटल सीट्स कितने हैं वेस्ट बंगाल में जीएमसी के लिए, एमबीबीएस के लिए? वो है 313 सीट्स। और ये कितना रिजर्वेशन है? ये 10% रिजर्वेशन है, ठीक है? और आपके ओबीसी बी के कितने सीट्स है? 222 सीट्स है। ये आपका कितना रिजर्वेशन है? ये आपका 7% रिजर्वेशन, ठीक है? अब देखो, ऑल द कैंडिडेट सीट्स हैव टू बी फुलफिल्ड इवन इफ दे स्कोर जस्ट अबव क्वालिफाइंग मार्क्स, हेंस फॉर लो कट ऑफ। अब देखो, इस चीज को समझना। देखो, ये जो 13 सीट्स है ना, ये लिमिटेड है ओबीसी ए वालों के लिए। मान लो कोई जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी बी है, या एससी है या एसटी है, तो वो इस रिजर्वेशन के सीट्स का फायदा नहीं उठा सकते। जैसे देखो, ट्रेन में एक रिजर्वेशन है, मैं जा रहा हूँ, मैंने 30C का एक टिकट कटा लिया तमिलनाडु के लिए, ठीक है? तो अब वो सीट मेरा रिजर्व हो गया मेरे लिए, ठीक है? उसमें अब कोई और नहीं बैठ सकता है, ठीक है? सेम चीज, ये जो 313 सीट्स है, ये रिजर्व्ड है फॉर ओबीसी बी कैंडिडेट्स ओनली। मैं यहाँ पे ओनली लिख दी, ठीक है? ओनली फॉर ओबीसी ए। तो मान लो, आप इमेजिन करो, और ये 313 सीट्स कैसे फिल्ड अप होते हैं? ये सीरियल वाइज है। अब देखो, आपका हमेशा एक चीज याद रखना कि आगे चलकर हम लोग वीडियो में भी देखेंगे कि स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, हम लोग कैटेगरी रैंक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए क्यों बाकी कुछ कैटेगरीज के एकदम लो जाते हैं, कुछ के एकदम हाई जाते हैं, ठीक है? ये 313 सीट्स फिलअप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और जो ओबीसी ए वालों के लिए, ठीक है? अब मान लो कोई ओबीसी ए वाला है जिसका रैंक है 100, ठीक है? वेस्ट बंगाल में किसने पार्टिसिपेट किया? उसको ऑल इंडिया रैंक था 100, उसने पार्टिसिपेट किया। सेकंड वाले का ऑल इंडिया रैंक था 1000, फिर 3000, ऐसे करके सीरियली सबका सीट अलॉट होता। अब मान लो ये जो 313 नंबर रैंक पे है राउंड वन के लिए, राउंड वन में जो पार्टिसिपेट किया है उसका 313 रैंक पर है, तो उसका भले ही मार्क्स 150 हो या 200 हो, ऐसे जाता नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा। 150 हो या 200 हो, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स भी वो क्लियर कर लेगा ना, तो उसको सीट मिल जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ वो क्या है। इसलिए आप देखोगे ना, एसटी या एसटी वाले लोग का कंपेरेटिवली एकदम लो जाता है, क्योंकि वो लोग का जितना सीट्स है उतना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है ना, उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से, जैसे उनका शायद ना 195 सीट्स है, उनका एसटी का शायद 6% है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, 195 नहीं, एक्चुअली शायद 95 या ऐसा कुछ सीट्स है, तो जो 95 रैंक वाला है उसका बहुत कम रहता है जनरली, जो आप देखो। तो वही चीज आपको समझना। अब देखो, सेम चीज ओबीसी बी के लिए 222 सीट्स है, ये ओबीसी बी वालों के लिए। तो ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट था कि कंपटीशन, अगर आप ओबीसी ए वाले हो तो आपका पूरा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में आपको विद इन 313 रैंक लाना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका 492 हो, 480 हो, 470 हो, लेकिन आपका रैंक अगर 313 के विद इन है तो आपका कंफर्म सिलेक्शन है, कंफर्म। इनफैक्ट सिर्फ 313 नहीं, देखिए यही हम लिखेंगे, सो ओनली क्या 313 तक को ही मिलेगा? तो आंसर है नो, मोर देन 313 भी मिलते हैं। क्यों? यूआर अलॉटमेंट के बेसिस पे। इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, जैसे देखो, हम लोग इस वीडियो में 22, 23, 24 सब कवर करेंगे, तो पूरा एकदम आप भी अगर जानते हो तो हम लोग डेटा बेस चलते हैं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वाइज चलते हैं, तो इसलिए आपको कोई इशू नहीं होगा। आप देखकर ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ में एक सोचोगे कि हाँ, कि इस वे से भैया बोल रहे हैं या भाई बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कट ऑफ, ये ट्रेंड है और ऐसा ऐसा, और ये प्रीवियस ईयर्स में ऐसे फॉलो हुआ, ठीक है? तो ये डेटा निकालने में देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे, बहुत मेहनत लगता है और बहुत ये लगता है। तो अगर आप न्यू इस चैनल पे तो लाइक कर देना, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्स के ड्यूरेशन के बीच में मैं कर रहा हूँ, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? कमेंट्स में अपने सपोर्ट दिखाना, आप ही के रिक्वेस्ट में किया, वरना मैं ये करने से रहता, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है 12 से, तो सेमेस्टर ही चल रहा है, बट स्टिल ये प्री प्रॉप वाला। अच्छा देखो, मैं बता रहा था, कमिंग टू द टॉपिक, देखो ये चीज देखो, 360 रैंक वाले को मिला था ओबीसी ए वालों को 2024 में। सीट्स 313 ही है, लेकिन 360 रैंक वाले तक को भी मिला था। किस बेसिस पर? यूआर अलॉटमेंट। जैसे मैंने बताया था, अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखो ना, जिसमें मैंने पूरा सीट अलॉटमेंट प्रोसेस बताया कि कैसे कोई भी कैंडिडेट को जनरल के सीट्स मिल सकते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि यूआर अलॉटमेंट भी एक चीज होता है। मैं छोटे, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लो तो क्लियर हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए बस ये सीख लो कि आप मेरिटोरियस हो। मान लो आप ईडब्ल्यूएस के हो, लेकिन आपका रैंक ना किसी कॉलेज के जनरल सिलेक्शन से भी बेटर है, ठीक है? आप मान लो आपका रैंक है
ऑल इंडिया रैंक है 9000 और आप आप मान लो ओबीसी हो, आपका रैंक है 9000 और आप अप्लाई कर रहे हो मान लो लोअर पेरीफेरी कॉलेजेस में, कुछ बिहार हुआ यही हुआ, तो आपको जनरल के सीट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो ओबीसी, तो एक जनरल का सीट भी माइनस हो जाता है, ओबीसी का सीट रह जाता है। तो इसीलिए देखो ये 313 तक नहीं, जैसे वो 360 था ना 2024 में राउंड वन के लिए, तो अगर आप माइनस करोगे तो 47 टोटल यूआर अलॉटमेंट्स हुए थे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, कि हर ईयर क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि मेरा क्या रैंक है और क्या है। तो देखो आप अपने स्क्रीन पर अभी यहाँ पर देखोगे, मैं आपको पीडीएफ से पूरा बता दे रहा हूँ कि कैसे स्टेट रैंक पता चलता है, ठीक है, और कैसे सब कुछ ऑथेंटिक है। तो ये देखो, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पीडीएफ है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे देखो जूम कर दे रहा, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये मेरिट लिस्ट है 24 का राउंड वन का, ठीक है। अब देखो मैं बता दूं 24 का जो राउंड वन का कट ऑफ था उसमें ओबीसी का 43615 का, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ऐसे पीडीएफ खोलना और ये 43615 मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो, ये इसका नाम है रजाक अंसारी, ओबीसी का है, और ये देखो 43615 है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को सर्च करना है ओबीसी ए, देखो जो कीवर्ड शो कर रहा है ना वो सर्च करना होता है। जैसे देखो पीडीएफ व्यूअर में, कोई सा भी पीडीएफ व्यूअर में आपको मिल जाएगा। देखो मैंने ओबीसी एक ब्रैकेट और एक ए दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, हाँ, तो ये देखो ऊपर आप राइट हैंड ओबीसी ए के कॉर्नर में देख सकते हो ना 360 और 497 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो ऑरेंज है ये हाईलाइट कर रहा है, देखो ये सारे बीच बीच में ओबीसी ए वाले येलो से हाईलाइट किए कि ये ओबीसी ए वाले कीवर्ड आप सर्च करते हो ना किसी भी पीडीएफ में कि हमको एक स्पेसिफिक कीवर्ड चाहिए, तो वैसे हमने ओबीसी ए सर्च किया। तो इससे क्या होगा, आपको ऐसे सर्च करके देखो ऊपर 947 है ना, तो आपको पता चल गया कि कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए थे 2024 में ओबीसी ए के 947। उसमें ये भाई का कितना रैंक था, रजाक अंसारी का, ये इसका रैंक था ओबीसी ए में, ठीक है। आप स्टेट रैंक भूल जाओ, आप डब्ल्यूबीएमसीसी वालों को बोल रहा हूँ, स्टेट रैंक क्या भूल जाओ, ऑल इंडिया रैंक तो भूल ही जाओ। अब आप सिर्फ कैटेगरी रैंक पे ध्यान देना मेरिट लिस्ट के बाद, ठीक है। तो इसका कैटेगरी रैंक था 360 और कितने इसके कंपटीशन में, मतलब ओबीसी कितने ओबीसी ये चाहते थे गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई किए 947, जिसमें 360 वाले तक को मिला। और सीट्स कितने थे 313, लेकिन जिसमें ऊपर वालों को, ऊपर जो रैंक 1 2 3 है ना, उनको यूआर में अलॉटमेंट होकर ऐसे 47 को अलॉटमेंट हुआ, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा, तो कैसे आपको अपना कैटेगरी रैंक पता चलेगा, आप सर्च करना ओबीसी ए और ऐसे ऊपर से नीचे देखो, जैसे ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो ना, तो आप ऐसे ऐसे लेफ्ट ऊपर जो कर्सर है उससे मान लो कि मेरा रैंक था 30,000 या ऐसा कुछ, तो मैं 30 मान लो 38,000, ठीक है। तो मैं ऐसे ऊपर स्क्रॉल करते करते जाऊंगा, ऐसे करके मैं अपना रैंक दिखते रहूंगा कि मेरा रैंक कितना है। और अगर आप 313 के विद इन लाई कर गए तो आप कंफर्म सिलेक्शन समझ लो। और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 350 360 हर ईयर यूआर अलॉटमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि किसी ईयर नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड पे चलते हैं, ठीक है, कि ओबीसी बी का, ओबीसी का कट ऑफ देखो नहीं 2022 में ओबीसी ए में देखो कितने, जैसे मैंने बताया कि कितने पार्टिसिपेट किए थे 993। कट ऑफ क्या था, कट ऑफ देख लो, नंबर ऑफ, मेन चीज है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सिलेक्ट हुए थे, मतलब जो मैंने 360 यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे 534 था, ठीक है। और यहाँ पे तो कितने यूआर अलॉटमेंट हुए, 221 यूआर अलॉटमेंट। 24 में कितना था 47 और 2022 में कितना था 221। आगे चल के हम लोग देखेंगे ओबीसी में 195 था 23 में, तो अचानक से 221 195 और 2024 में सिर्फ 47। इसके क्या रीजन है ये भी डिस्कस करेंगे, और क्या वो फैक्टर इस ईयर भी वैलिड होगा तो वो भी डिस्कस करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन रेशियो, देखो 53%, मतलब अगर 1000 अप्लाई कर तो 530 ऐसे अप्रोक्स हो रहा था 2022 में। अब ओबीसी बी के लिए देखिए कि 519 अप्लाई किया, देखो नंबर देखो ऑलमोस्ट बाई हाफ हो गया, 993 से 590। ये भी इंपॉर्टेंट करेंगे इस ईयर जो वो कास्ट चेंज हुआ है तो वो कौन सा डेंसिटी पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो 590 में कौन से रैंक पे सिलेक्शन होता है 252, अगेन सीट्स कितने रहते हैं 222, मतलब 30 आपके यूआर अलॉटमेंट हुए थे। यहाँ पे 221 यूआर अलॉटमेंट आपके ओबीसी ए में 2022 में और 30 हुए थे ओबीसी बी में। सिलेक्शन रेशियो देख लो 0.427, ठीक है, जेन्युइन है। 23 में सेम देखो 984 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें 508 तक का सिलेक्शन हुआ था, अगेन काफी सिमिलर है। 22 21 का भी देखोगे मैं ज्यादा पीछे नहीं गया क्योंकि ज्यादा का भी मतलब 2-3 साल का आप लोग को सही है दिखाना। 9 और 2021 में भी सेम रेशियो था, ये जो 2022 और 23 में हुआ, ठीक है। 24 में एक रीजन से चेंज हुआ जो मैं बता दूंगा। 984 से देखो 508, अगेन काफी सिमिलर है। यहाँ पे 993 था 534 था, 994 508, अगेन सिलेक्शन रेशियो 0.516, वहाँ 0.53 था, यहाँ 0.516, 195 का यूआर अलॉटमेंट हुआ था ओबीसी ए वालों के लिए। ओबीसी बी का देखोगे तो 531 ने पार्टिसिपेट किया था, अगेन सिमिलर की हाफ हो गया ओबीसी बी वालों का, 239 हुआ था, मतलब 17 यूआर अलॉटमेंट हुआ, ठीक है। अगेन रेशियो सिमिलर है 0.450। अब देखो अब आते हैं 24 में। 24 में क्या हुआ था, देखो एक चीज समझो कि हर साल ना पार्टिसिपेंट्स एक है, जैसे देखो नीट 20 इस ईयर कितने ने पार्टिसिपेट किया था 22 लाख,
लास्ट ईयर 24 लाख, उससे पहले 20 लाख। तो ये ना काफी सिमिलर होता है। जैसे ये 947 ओबीसी ए कैंडिडेट्स थे 24 में, 23 में 984 ओबीसी ए के, और ओबीसी ए के 22 में 993। तो ये देखो काफी सिमिलर है। इस ईयर भी अराउंड 1000 तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कितने को ये मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आफ्टर वो ओबीसी मेरिट लिस्ट वाला। अब देखो 947 ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और आपके 43615 तक हुआ था। अच्छा, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना 947 984, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ऑथेंटिसिटी के लिए। जैसे मैंने वो आपको दिखाया ना ओबीसी ए का 24 का, वैसे मैंने ओबीसी बी और ओबीसी सी का भी किया है, ठीक है। वो ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टिल मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम लिंक में को मिला लेना। वैसे जनरली मैं सब कुछ डेटा बेस रखता हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो 360 तक हुआ था, लेकिन तो रेशियो देखो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज कर गया। और देखो कहाँ पे, वहाँ पे 22 में 221 यूआर अलॉटमेंट, 23 में 195 अलॉटमेंट, और लास्ट ईयर सिर्फ 47 यूआर अलॉटमेंट। ऐसा क्यों? तो इसके कुछ रीजंस थे। तो देखो इतना टफ कंपटीशन क्यों हो गया ओबीसी में? सबसे पहला ओबीसी एनसीएल, लास्ट ईयर भी सेम इशू था। ओबीसी का चीज है जो हर साल होता है, ठीक है, ये हर साल कचड़ा है, ये पॉलिटिक्स है, मतलब समझ लो वोटिंग सिस्टम का, और सभी कोई जानता है, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल इशू नहीं कर रहे थे। देखो अब समझ नहीं आता है ना कि या तो एमसीसी वाले फूक कर रहे थे, या तो बैकवर्ड एंड क्लासेस जो डेवलपमेंट है वो लोग फूक कर रहे थे। क्योंकि देखो जो हाई कोर्ट कोई सिंक्रोनाइज नहीं चलता है। जेन्युइनली क्या होना चाहिए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसको डब्ल्यूबी एमसीसी फॉलो करेगा, और सिमिलरली उसको बैकवर्ड मतलब जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं बैकवर्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये तीनों को सिंक में काम करना चाहिए। लेकिन तीनों अलग अलग चलते हैं, लगता है कोई लड़ाई झगड़ा। ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट बोलता है कि मैं ओबीसी को कैंसिल कर रहा हूँ, डब्ल्यूबी एमसीसी बोलता है कि ओबीसी रहेगा, और उसमें से बैकवर्ड एंड वेलफेयर बोलते हैं कि न्यू वाला ओबीसी चाहिए, डब्ल्यूबीएमसीसी बोलता है कि पुराना वाला ओबीसी लेकर आओ, जो इसकी वजह से ही डिले हुआ है, और बैकवर्ड एंड वेलफेयर बोलते हैं कि हम लोग न्यू वाला देंगे, पुराना वाला इशू नहीं करेंगे। तो कोई सिंक नहीं रहता इन तीनों के बीच में। अगर ये तीनों सिंक में रहते तो काउंसलिंग बहुत स्मूथली चलता, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल नहीं हुआ था लास्ट ईयर। अगेन कैटेगरी चेंज, ये बहुत एक मेजर था कि बहुत लोग ना जनरल भरते हैं ताकि लास्ट में चेंज कर ले कि ये किसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। और क्योंकि सिर्फ लास्ट ईयर चेंज अलाउड नहीं था, उससे पहले हर ईयर जो भी कास्ट भरो आप चेंज कर सकते थे काउंसलिंग में। तो सब भर दिए होंगे कि हर साल होता है, तो उसके चक्कर में लास्ट ईयर रूल हुआ। और हालांकि वो रूल इस ईयर चेंज हो गया, इस ईयर ओबीसी से ईडब्ल्यूएस कुछ कुछ चेंज करने दे रहे। तो लास्ट ईयर ये एक रूल था। तो ये दोनों चीज, ये मेजर फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ कि ओबीसी का यूआर अलॉटमेंट था वो बहुत कंपटीशन बढ़ के सिर्फ 47 हो गया। अब समझ आया? तो देखो ओबीसी बी में भी सिमिलर हुआ था कि देखो ये एक चीज देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एकदम सिमिलर। देखो ये भी डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ नहीं, हाफ से थोड़ा कम है, बट 947 से 628, ठीक है। कट ऑफ देख लो कितने स्टूडेंट्स का हुआ था किस कैटेगरी, ये 236 ओबीसी रैंक वाला का, ये जो रैंक है ये 236 ओबीसी बे रैंक वाला है। अब देखो नंबर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स में मैंने बता दिया 17 यूआर अलॉटमेंट हुआ था। अगेन इसका भी डिक्रीज हुआ था क्योंकि इनको भी एनसीएल नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं मेजर फैक्टर पे कि इस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो तो अब समझना होगा कि ओबीसी ए और ओबीसी बी ये दोनों को ना साथ में लेके चलते हैं कि ये दोनों का बीच का ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो ओबीसी ए का लास्ट ईयर था 631 और ओबीसी बी का कट ऑफ अराउंड 626 या 625 ऐसे गया था। उससे पहले भी देखोगे तो 23 में 589 था ओबीसी ए का और 582 था ओबीसी बी का। तो ये 6-7 मार्क्स का गैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन है ओबीसी ए के सीट्स ग्रेटर है, मतलब ओबीसी ए के जो सीट्स है ना वो 10% है, मतलब 313 सीट्स है उनके, और ओबीसी बी के जो सीट्स हैं वो 7% है, मतलब 222 सीट्स है। तो ये जो ऑलमोस्ट देख लो कि 90 सीट्स का डिफरेंस है ना, तो ये 90 सीट्स भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट सिर्फ 90 सीट्स है। अब देखो मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इन ओबीसी है इनफैक्ट डबल। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 22 में 993 और यहाँ पे 590, तो देखो ऑलमोस्ट डबल, ये आप कह लो समझ लो 2/5, ऑलमोस्ट 2/5, 40% डिक्रीज हो जाता है 984 से 531। देखो 984 ओबीसी ए में, 531 ओबीसी बी में। यहाँ देखो 947 ओबीसी ए में, 628 ओबीसी बी में। तो देख रहे हो ऑलमोस्ट डिक्रीज कर रहा है। तो कंपटीशन भी कम है, सीट्स भी कम है, लेकिन सीट्स थोड़े से कम है, लेकिन कंपटीशन तो बहुत ड्रास्टिकली कम हो जा रहा है क्योंकि 25 मतलब 40% स्टूडेंट्स घट जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 90 सीट्स कम है। तो इसीलिए वो डिफरेंस रहता है। अब देखो एक चीज समझो कि इस ईयर 2 केस पॉसिबल है, ठीक है। जैसे उन्होंने कास्ट वाले तो बता दिया, इशू करना बता दिया, लेकिन सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आया। अब वो सीट मैट्रिक्स में लोग क्या करेंगे, क्या ओबीसी ए को 10% रखेंगे या ओबीसी ए को 7% कर देंगे। देखो जेन्युइनली क्या है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखो ये कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो कास्ट चेंजेस हुए। अब देखो जो चेंज हुए ना, बहुत सारे ए में थे जो बी में चले गए और बी में थे जो ए में चले गए, ठीक है। जैसे ये देखो ये सारे जो, अगर ये आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो येलो से हाईलाइट है ना, जैसे ये जोला, अंसारी, मोमिन, धनुक, ये नाशा सिंह, ये सारे जो कास्ट है जो पहले से ए में थे, ये जो येलो में है ये ए में ही था। ये जो है ना ये ए का है, ये येलो मतलब येलो वाले ए में ही थे कैटेगरी ओबीसी ए में और अभी भी ए में।
लेकिन ये जो इन बी करके लिखा हुआ है ना, ये बी में थे और अभी ए में आ गए। सिमिलरली आप बी वाले की तरफ देखोगे तो ये जो येलो येलो हाईलाइट है ये बी में थे और बी में ही रह गए। लेकिन यहाँ पर देखो ए लिखा हुआ, इस पेज में उतने नहीं है, लेकिन नीचे जाओगे तो देखो ये पूरा ए से भला हुआ है। तो कास्ट इंटरचेंज हुआ है। अब देखो काउंसलिंग में क्या मुश्किल है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि मेरा ओबीसी ए था, ठीक है, और मेरे को इस ईयर ओबीसी बी कर दिया गया, ठीक है, मेरे को बोला कि तुम ये कास्ट चेंज होकर मेरा ओबीसी बी कर दिया गया। अब देखो अब इशू है कि मैंने नीट के WBMCC क्या बोलता है कि तुम्हारे नीट के फॉर्म फिलअप में क्या है, तो मैंने तो जब भरा था सितंबर में तब मुझे थोड़ी पता था, तो मेरा ओबीसी ए में मैंने फिल किया था। अब जब मैं BCW डिपार्टमेंट में गया, ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे ओबीसी ए का NCL दीजिए, तो वो बोलते हैं कि ये कास्ट कैंसिल हो चुका है, तुमको ओबीसी बी बनवाना पड़ेगा। लेकिन मेरे नीट के फॉर्म फिलअप में तो ओबीसी ए दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं बोला ना कि ये WBMCC और आपका बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो जो BCW बोलते हैं, और हाई कोर्ट, ये तीनों सिंक में काम नहीं करते हैं। इसके वजह से ये काउंसलिंग और ये सब इतना डिले हो रहा है और हर स्टेट में हो गया। आप समझे? तो वही चीज़ अब देखो, जो हो गया सो हो गया, वर्डिक्ट आ गया कि चेंज होगा, इंटरचेंज है, ऐसा वैसा, और एनसीएल का टाइम दिया। बट आप एक चीज़ समझो, 2 केसेस है कि या तो सीट मैट्रिक्स में लास्ट ईयर का सिनारियो रखेगा कि ओबीसी ये 10% ही रहेगा, भले ही कैंडिडेट्स घटा दिए लेकिन वो 10%। एक और चीज़ है, आप देखो यहाँ पर ना बहुत उल्टा कर दिया, मतलब कास्ट बढ़ा दिए हैं बी में। और देखो हर एक कास्ट का ना एक डेंसिटी होता है, ठीक है, कि एक कास्ट का ये डेंसिटी ज्यादा है, जैसे जोला मोमिन का इनका डेंसिटी है या कुछ डेंसिटी है, तो ए वाले चले गए हैं बी में, ठीक है, कास्ट चेंज हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ए में थे वो भी तो बी में चले गए। तो इस ईयर देखना बी के ना नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे काउंसलिंग में, और ए के जनरली कम होंगे क्योंकि कास्ट इंटरचेंज हो गया है ना। तो इसके वजह से देखो, अगर लास्ट ईयर वाला रहता है तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज आएगा, बहुत मार्जिनल ऐसे आएगा। देखो जैसे समझने की कोशिश करना, ओबीसी ए का 10% सीट्स रह गया 313, और ओबीसी बी का है 7%, ठीक है, 7% सीट्स है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ओबीसी ए में घट गया क्योंकि कास्ट इंटरचेंज हो गया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कम्पीट कर रहे हैं वो घट गया, और सीट्स ज्यादा है, मतलब सीट्स भी ज्यादा है लेकिन कॉम्पिटिशन कम है। तो ओवरऑल कट ऑफ ओबीसी का बेनिफिट हो जाएगा, और वो बी के या तो डिक्रीज हो सकता है और या तो गैप बहुत कम रहेगा, मिनिमल गैप रहेगा। मैंने फिर भी मे भी क्यों लिखा है, क्योंकि देखो हम लोग को नहीं पता, मे भी ऐसा हो कि देखो मैंने कोशिश किया था सेंसस का एक रिपोर्ट निकालने का, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी मांगा था, अगर उसमें रहता ना कि ये कास्ट का इतना मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो हम लोग एक अच्छा अंदाजा निकाले थे, क्योंकि मैं सब कुछ डेटा बेस पे रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मे भी यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि ये समझ लो ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि किसका क्या डेंसिटी है नहीं पता। जैसे मैं ईडब्ल्यू से कोई कट ऑफ पूछता है ना, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि इस कॉलेज में क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हो। ओबीसी एबी का मैं बता सकता हूँ, जनरल का मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो मेरे को नहीं पता वो मैं क्यों गलत बोलूँ अगर मेरे को कुछ प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज श्योर है कि अगर ये चीज हुआ ना, तो कंफर्म है कि ये दोनों का ना सिग्निफिकेंट मार्जिन होगा। जैसे ओबीसी बी का पहले लो जाता था और 6-7 मार्क्स का डिफिसिट रहता था, लेकिन नहीं, या तो ओबीसी ए का लो चला जाएगा बी से, और या तो जो गैप है वो ऑलमोस्ट 1 मार्क्स ओबीसी ए बी का ऐसा रहेगा। अब देखो मान लो कि WBMCC बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो चेंज हुआ है तो हम लोग सीट मैट्रिक्स में भी उल्टा कर देंगे, क्योंकि उनका कास्ट कम है, ओबीसी ए का 7% कर दिया, ओबीसी बी का 10% कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। तो अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ओबीसी ए में कम है क्योंकि कास्ट वाला चेंज हुआ, लेकिन सीट्स भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कट ऑफ ओबीसी बी ए सिमिलर टू ओबीसी बी रहेगा। मतलब जैसे पहले ओबीसी बी का क्या रहता था कि लास्ट ईयर ओबीसी बी और उससे पहले में क्या था कि उनके स्टूडेंट्स भी कम थे और सीट्स का थोड़ा सा गैप था। जैसे यहाँ पे भी देखो सीट्स तो सेम ही रहेंगे कि 90 का गैप है, ओबीसी ए का 90 सीट्स कम रहेंगे और स्टूडेंट्स भी कम है, तो उनका सेम रहेगा कि 6-7 मार्क्स का ओबीसी बी के रिगार्डिंग गैप हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका पूरा एक्सपेक्टेड ये हुआ। अब देखो अगेन आप पूछोगे कि कट ऑफ क्या है, तो अगेन मैं जो बोलता हुआ हूँ जनरल का मेरे को लगता है 506 पर राउंड 1 में क्लोजिंग जाएगा, ठीक है, राउंड 1 क्लोजिंग। अब देखो इस केस में अगर देखें कि जो जिसमें मतलब ओबीसी ए का एकदम सीट्स भी बढ़ा हुआ है और कंपटीशन कम है, तो मेरे को लगता है ओबीसी ए वालों का बेनिफिट होगा, और हो सकता है कि 498 या ऐसे तक में जाए। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि याद रहे जनरल और ओबीसी बी में अच्छा गैप रहता है, ठीक है, और ओबीसी बी वालों का 502 503 ऐसे रहे, ठीक है, ये चीज है। और इधर अगर आप देखोगे कि अगर मतलब दोनों सेम हो गया कि स्टूडेंट्स भी कम, ओबीसी बी वाला सिनेरियो हो गया, तो फिर दोनों को ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ओबीसी ए वालों को भी लगभग आप समझ लो 502 503, और ओबीसी वालों को बी वालों को भी लगभग आप समझ लो 501 502, लगभग ऐसा सिनेरियो रहेगा, ठीक है।
और ये राउंड 3 तक का बोला है, तो राउंड 1 के लिए +1 कर लेना, ठीक है। ये ओवरऑल राउंड 3 तक का बोला, तो ये इधर 503 504 कर लेना, 502 503 कर लेना, और ये राउंड 1 का बोला सेम इधर 499 से 500 करना राउंड 1 के लिए, और ये 5034 ऐसे रखें, ठीक है। तो ये इस हिसाब से चलता है। तो देखो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। मैंने आपको पूरा कास्ट भी बता दिया। ये वाला चाहिए कि देखो कौन सा, देखो ये वाला भी आपको देख सकते हो ना कि कितने ए में चले गए। जो पहले यहाँ पर रखते थे रेशियो, वो वहाँ चले गए, बी में चले गए, और बी वाले ए में चले गए। और मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्यों इतना डिले हो रहा है और क्या रीज़न है। तो सब कुछ क्योंकि सिंक में काम नहीं करते, ना ही WPMCC, ना ही PCW, और ना ही हाई कोर्ट, ठीक है। हमने लास्ट ईयर का सिनेरियो देख लिया, मैंने आपको प्रॉपर सीट वाला चीज़ समझा दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि टेंशन मत लो, अगर आपका कैंडिडेट में रैंक, तभी आप देखोगे ना कि अगर आपके मतलब जो OBC ए वाले में या बी वाले में या EWS में, तो अगर आपका कैंडिडेट मतलब कैटेगरी में कंपटीशन कम है, तो आपका कम मार्क्स में भी हो सकता है, ठीक है। वो समझा दिया आपको, कैसे पता चलना है वो बता दिया। मैंने आपको UR अलॉटमेंट बता दिया, और 3 ईयर का प्रॉपर डेटा दे दिया, ठीक है। आपको एकदम बिल्कुल प्रिसाइज डेटा विद रैंक विद मार्क्स सब कुछ दे दिया, विद परसेंटेज कंपेयर भी कर लिया, ठीक है। तो अब देखो सच बताऊं तो मेरे टेलीग्राम में ना बहुत लोग बहुत वीडियोस के रिक्वेस्ट करते हैं, बट समझो कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का, और मेरा प्रॉफ आने वाला है, तो ये वीडियो तक ही सीमित रखते हैं। चॉइस फिलिंग का मैंने वादा किया था, और अगर आप लोग पुराने और मेरे वीडियोस देखते हो तो मैंने बहुत पहले बोला था कि हाँ मेरे थोड़े पर्सनल इश्यूज, फैमिली पर्सनल मतलब मिला के फाइनेंशियल होते हैं ना, एक आजमाइश आती है, मतलब बहुत मेजर टेस्ट आता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वही चल रहा था। इनफैक्ट चल रहा है, बट बहुत हद तक ना मैं पेशेंट हूँ और स्मूथ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट मुझे भरोसा अल्लाह ताला सब कुछ चेंज कर देंगे। तो मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं सबको चॉइस फिलिंग में मदद करूंगा। तो इवन तो कि अभी सिचुएशन में कुछ ऐसा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं आया, स्टिल आई एम होपफुल कि इन फ्यूचर आप लोगों ने इतने दुआ दिए हैं मेरे को, तो मेरे सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक गूगल ड्राइव लिंक जनरेट करूंगा, और उसमें मतलब आप लोगों को क्या करना है, आप कहाँ पर रहते हो, आपका डिस्टेंस कितना है, और आप क्या प्रेफर करो, मतलब कुछ डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स नहीं, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ डिटेल्स है। और मैं आपको एक चॉइस लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप मेरे लिए दुआ करना है, ठीक है, कि मेरे पर्सनल्स और फैमिली प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। और मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, और आपको वो चीज़ एक PDF के फॉर्म में आपका चॉइस लिस्ट दे दूंगा। इसको कोशिश एक्चुअली देखो मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है 12 से, ठीक है, और वो चलेगा शायद 16 तक, 3 दिन 4 दिन ऐसे है। और आप लोग का रिजल्ट तो खैर टाइम है ना, तो उससे पहले मैं आप लोग को चॉइस लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट 14 को है, तब तक मैं इंशाल्लाह से बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई नो ये वीडियो थोड़ा ये आना था, देरी से आ रहा है, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।